हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूमैक्स ट्यूशन क्लासेस में। वेलकम बैक अवर न्यू यूट्यूब चैनल। जैसे आप जानते हो, एज यू नो, हमने भौतिक विज्ञान 12वीं क्लास का क्या क्रैश कोर्स चालू कर रखा है, जिसमें हमने चैप्टर चालू किया है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। तो उसको हम उसमें हमने लास्ट किया था विद्युत फ्लक्स के बारे में किया था, उसकी परिभाषा देखी थी और वो किस प्रकार से काम करता है ये देखा था। तो अब हम देखते हैं इसमें अगला टॉपिक क्या है। इस पर पहले तो विद्युत फ्लक्स पर कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे, उसके बाद अगले टॉपिक पर चलेंगे। जैसे हमने विद्युत फ्लक्स में देखा था कि विद्युत फ्लक्स एक्चुअल में क्या होता है। विद्युत फ्लक्स एक्चुअल में किसी पृष्ठ से लंबवत निर्गत विद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है। जैसे कि मैंने कहा कि ये कोई मेरे पास पृष्ठ है, इस पृष्ठ से लंबवत, इसके लंबवत बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर जो विद्युत बल रेखाओं की संख्या जितनी निकलेगी उतना विद्युत फ्लक्स का मान होगा। ठीक है। जैसे कि और इसके लिए हमने एग्जाम्पल भी दिया था। ये वाला पृष्ठ हमने बताया था, इससे इसके लंबवत जिसे 90 डिग्री कोण पर इससे जो जितनी विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं वो क्या है, विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स को डिनोट करती है। ठीक है। विद्युत फ्लक्स, और विद्युत फ्लक्स का हमने मात्रा देखा था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। और विद्युत फ्लक्स का हमारे हमने जब इसका फॉर्मूला निकाला था वो क्या निकला था, ई डॉट ए लिख रहा था, क्योंकि ई सदिश है और से क्षेत्रफल सदिश भी सदिश है। तो ई डॉट ए खुलकर क्या बना था, ई ए कॉस थीटा बना था। ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था कि जब विद्युत बल रेखाएं किसी 3D आकृति होती है उसमें प्रवेश करती हैं तो उसका क्या, वो उससे जो विद्युत बल होता है, क्षेत्रफल सदिश होता है, वो उसके क्या होता है, बिल्कुल उसके लंबवत होता है, उससे पृष्ठ से उसके बाहर की तरफ दिखाई देता है। दिखाई नहीं देता मतलब हम कल्पना करते हैं। और हमने इसमें दो चार बातें और बताई थी। और देखो, यदि हमने पृष्ठ लिया एक, जैसे हमने ये पृष्ठ लिया, यदि हम बोलें कि इससे विद्युत बल रेखाएं जो हैं, इससे विद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से क्या है, बाहर निकल रही हैं। क्या निकल रही हैं, बाहर। तो यदि किसी पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाती हुई प्रतीत होती, मतलब उससे बाहर निकलती हैं, तो ऐसा फ्लक्स अपने पास क्या होगा, ऐसा फ्लक्स होगा, ऐसे फ्लक्स को अपन क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम पॉजिटिव फ्लक्स। क्या कहेंगे, पॉजिटिव फ्लक्स। ठीक है। ऐसे फ्लक्स को हम कहेंगे पॉजिटिव फ्लक्स। ये क्या होगा, पॉजिटिव फ्लक्स। ठीक है। इसको हम लिख भी लेते हैं स्टेटमेंट में कि जब किसी पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ क्या हो, निर्गत हो, यानी कि पृष्ठ से बाहर की तरफ निकलें। ठीक है। तो ये फ्लक्स क्या आएगा अपना, इस फ्लक्स को अपन क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे अपन धनात्मक। ठीक है। धनात्मक फ्लक्स, इसको एक नाम से और जाना जाता है। इस फ्लक्स को पहले जैसे जो धनात्मक फ्लक्स होता है उसको हम निर्गत फ्लक्स के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, निर्गत फ्लक्स। इसको क्या कहते हैं, निर्गत निर्गत फ्लक्स। और यदि इसी प्रकार हम बोलें कि जो हमारा पृष्ठ है, पृष्ठ, जैसे कि ऐसे ही हमने ये कोई पृष्ठ माना, अब इससे यदि विद्युत बल रेखा इसमें अंदर आती हुई प्रतीत हो रही हैं, मतलब इससे इसके अंदर जा रही हैं, तो ये फ्लक्स कौन सा हो जाएगा,
अपना ऋणात्मक फ्लक्स हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो इसको क्या कहेंगे अपन? नेगेटिव फ्लक्स। नेगेटिव फ्लक्स। ऐसे ही इसको निकलेंगे, जब किसी पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं उसमें पृष्ठ में विद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हैं, तो क्या हो जाएगा ये? ऋणात्मक ऋणात्मक फ्लक्स। और इसको वैसे हम दूसरे नाम से क्या, दूसरे नाम को इसको क्या देंगे? इसको देंगे हम निवेशी फ्लक्स। क्या नाम देंगे? निवेशी फ्लक्स। तो जो जब विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं तो वह क्या होगा? धनात्मक फ्लक्स होगा, और उसको अपन क्या कहेंगे? निर्गत फ्लक्स कहेंगे। और जब विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ में अंदर घुसती हुई, प्रवेश करती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो हम फ्लक्स को क्या कहेंगे? नेगेटिव फ्लक्स। इट्स मीन निवेशी फ्लक्स के नाम से जाना जाएगा। और हमको, अगर हम इसको, जैसे मैं कहूँ कि इनको जो है अपना पॉजिटिव फ्लक्स है, इसको हम डिनोट करते हैं इससे, जो अपना निर्गत फ्लक्स है पॉजिटिव फ्लक्स, इसको डिनोट करते हैं फाई आउट से। इसे डिनोट करते हैं हम, इसको जैसे हम, जो ये फ्लक्स है इसको हम डिनोट करेंगे फाई आउट से, ठीक है। और इसको हम फाई इनसे डिनोट करें। तो कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसी पृष्ठ में इतनी विद्युत बल रेखाएं, इतना फ्लक्स प्रवेशित किया जाता है और इतना फ्लक्स निर्गत किया जाता है, मतलब उस इतनी विद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हैं और इतनी विद्युत बल रेखाएं क्या निकलती हैं, तो परिणामी फ्लक्स मतलब फाई टोटल क्या होगा? तो फाई टोटल, आप सीधा सा इससे कंसेप्ट क्लियर होता है। तो फाई टोटल क्या होगा? देखो, जो अपना फाई टोटल का मान है वो सिंपल सी, इसका फॉर्मूला अपने पास क्या निकल के आएगा? देखो, इसका फॉर्मूला लिख देगा बहुत ही अच्छा सा। फाई टोटल क्या होगा? फाई टोटल अपने पास क्या होगा? फाई आउट माइनस फाई इन, ठीक है, सिंपल। क्या होगा? फाई आउट माइनस फाई इन, ये क्या होगा? अपना टोटल फ्लक्स, ठीक है। और इसकी हमने परिभाषा बताई दी थी आपके लिए, वोल्ट मीटर स्क्वायर पर मीटर होता है। अब जैसे हम इसको, तो इससे क्या निकल गया? वोल्ट मीटर, इसकी परिभाषा निकल, वो क्या निकल के आ जाती है? इसका जो मात्रक निकल के आ जाता है। यदि कभी 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 कभार क्या है, इसमें पूछ लेते हैं इसकी विमा क्या है, क्या विमा, जिसे हम देखते हैं इसकी विमा क्या है। यदि मैं बोलूं भाई, कभी कभार क्या है कि क्वेश्चन में कुछ 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 भी पूछ सकते हैं। हाँ, जैसे यहाँ बोल रहे हैं कि विद्युत फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की विमा क्या है? क्या विमा? तो अपने पास इसका सूत्र है, पाई का सूत्र क्या होता है, मतलब कि फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ये कॉस थीटा।
तो cos थीटा तो मतलब एंगल है, उसको छोड़ देंगे तो, और ई इज इक्वल टू, अपन ई को क्या लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र इसको क्या लिख सकते हैं, एफ अपॉन क्यू, इसको क्या लिख सकते हैं, एफ अपॉन क्यू, और यही ए का ए हो गया। अब देखो बल की विमा क्या होती है, बल की विमा होती है m1 L1 T-2, ये क्या है, ये अपना क्षेत्रफल है, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, m2 हो जाएगी। वहीं कूलाम, सॉरी जो आवेश, हाँ कूलाम आवेश है, उसकी विमा क्या होगी, उसकी विमा हो जाएगी A1T1 हो जाएगी। ठीक है, क्या होगी, A1T1, दैट्स मीन, अब इसकी हम जैसे इसकी विमा निकालें तो क्या निकलेगी विमा इसकी विमा निकलेगी, देखो M1T1 से ये ऊपर जाएगा, T-3 हो जाएगा, ये हो जाएगी M1, सॉरी M3 हो जाएगा, क्या M2 यहाँ पे, M1 यहाँ पे, L1 T-3 और A-1, ये क्या हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी। ठीक है भाई, मतलब कंप्यूटर एग्जाम में इनकी विमा को आसानी से पूछ लिया जाता है, और एक नंबर एक क्वेश्चन को करने के कारण हम लाखों बच्चों से क्या हो जाते हैं, आगे हो जाते हैं, और लाखों बच्चों से हम पीछे भी हो सकते हैं। तो ये ध्यान देने के लायक बात है, इसको आप देखें, हर जो अपनी फिजिक्स में जो भी कुछ ये परिभाषा वगैरह आती हैं, ये पॉइंट आते हैं, इनकी विमा और मात्रक जरूर ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट इसमें इस पर आधारित तो कुछ न्यूमेरिकल्स अपन करते हैं। विद्युत फ्लक्स वैसे समझ में आया ना आपको सभी को, वैसे सरल टॉपिक है बिल्कुल। देखो अभी हम इसके क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन निकालते हैं, 1 मिनट पहले रुको। हाँ मैं इसको एक बात और बतानी थी आपको, यदि हमारे पास कोई इरेगुलर बॉडी है, जैसे कि कोई इरेगुलर हमारे पास कोई बॉडी है, मान लो ये है अपने पास इरेगुलर बॉडी, ठीक है, यदि हम कहें भाई इसका विद्युत फ्लक्स निकालो, इसका विद्युत फ्लक्स कैसे निकलेगा, अब यार इतने बड़े का विद्युत फ्लक्स हम कैसे निकालेंगे, तो पहले हम देखेंगे कि इसमें ना कोई छोटा इसका एक अंश मान लेंगे, जैसे कि हमने इसका ये वाला इसका अंश माना, अब ये हमने इसका मान लिया, अब इस वाले जो हम इससे निकाल लेंगे, इससे विद्युत फ्लक्स कितना निकल रहा है, जो इतने इससे जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा अपना, उसका क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे, टोटल फ्लक्स निकल के क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा। जैसे कि हम देखें इसका क्षेत्रफल क्या है, इसका क्षेत्रफल मान लेंगे हम ds, ठीक है, इसका क्षेत्रफल हम क्या मानेंगे, इसका क्षेत्रफल हम मान लेंगे, जैसे कि हमने माना है इसका क्षेत्रफल ds, इसका क्षेत्रफल मान लिया हमने ds, और इसका जो क्षेत्रफल है वो कैसे, ऐसे। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, इसका जो किसी ना किसी एंगुलर पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, होगा या नहीं होगा, और इनके मध्य क्या है अपना कोण थीटा, जैसे आपने देखा कि क्या हो जाएगा, तो डी फाइव इज इक्वल टू क्या होता है, फाइव इज इक्वल टू क्या है, ये cos थीटा होता है, तो यहाँ पर हम जिसे डी लेकर चल रहे हैं, मतलब डी लेकर चल रहे हैं तो d5 होगा, और d5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी एस ई डी ए, ठीक है, और cos थीटा निकल के आएगा, है ना, तो d5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हम उसको अगर सदिश रूप में लिखें, d5 इज इक्वल टू ई वेक्टर ई डॉट ds हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, ठीक है भाई, और फाइव टोटल का मान कितना हो जाएगा, फाइव टोटल का मान हो जाएगा वो मैं आपको बता दिया, तो ठीक है। हाँ अब जैसे को अब मैं ये बोलूं कि इससे टोटल जो इरेगुलर अपने पास जो बॉडी है, इससे टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा है, अगर हम टोटल फ्लक्स को देखें तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, फाइव टोटल इज इक्वल टू
अब देखो, जैसे हम बोलते हैं अभी फाई टोटल, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन कर देंगे भाई, जो अपने डी फाई निकला तो इंटीग्रेशन डी फाई हो जाएगा, और इंटीग्रेशन डी फाई करने के बाद अपने पास क्या होगा, बंद समाकलन क्या होगा, ई डॉट डी एस हो जाएगा। आया समझ में भाई, आ रहा है ना समझ में, ये होगा। ठीक है भाई, यहाँ तक हम समझ लिया। अब चलते हैं क्या आगे, नेक्स्ट इस पर क्वेश्चन हैं, उनको हम आपको कराते हैं। देखो अब ये कह रहा है कि ये घनाकार पृष्ठ है, क्या है, एक घनाकार पृष्ठ है। हाँ, ये घनाकार पृष्ठ जिसकी भुजा क्या है, भुजा की लंबाई L है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में स्थित है, घन के दो फलक विद्युत क्षेत्र के लंबवत हैं, घन के प्रत्येक फलक से संबद्ध फ्लक्स तथा घनाकार पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये कह रहा है कि कुल फ्लक्स है, कुल फ्लक्स क्या होगा, जितना इसमें एंटर कर रही हैं विद्युत बल रेखा जो होती हैं, वो जितनी एंटर करनी है इतनी आउट हो रही हैं। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है इसकी, जो विद्युत बल रेखा है क्या है, जितनी इसमें प्रवेश कर रही होती निकल रही है, तो विद्युत फ्लक्स टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना यार। तो देखो इसको हम देखते हैं, इसको डायग्राम बनाते हैं एक बार ढंग से, और उसके बाद इसको देखेंगे बढ़िया से। देखो जैसे देखो जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जितनी विद्युत बल रेखाएं इससे प्रवेश कर रही हैं, देखो जितनी विद्युत बल रेखाएं इससे प्रवेश कर रही हैं उतनी विद्युत बल रेखाएं से क्या है, इधर से इसके इससे निकल रही हैं, है ना, निकल रही है ना। अब देखो अगर यदि हम देखें, अपने पास फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, अपने पास इसका फॉर्मूला होता है, देखो अगर जैसे हम इसको टोटल निकालेंगे भाई, ई कॉस थीटा होता है अपने पास, ई डॉट ए होता है, और इसके हम चारों फलकों देखो, फलक कौन कौन से इसमें, फलक तो आपको दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल एज इट इज। देखो एक तो ये अपना फलक हो गया एक, नीचे वाला सेकंड, ये थर्ड, और ये क्या हो गया फोर्थ, और ये सामने वाला 5, और ये अंदर वाला क्या हो जाएगा 6। आया समझ में, ठीक है। अब देखो इसका हमने 5 टोटल निकालना है, क्या निकालना है 5 टोटल, 5 टोटल क्या होगा 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3 प्लस 5 4 प्लस 5 5 होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब देखो 5 1 में जो अपना 5 1 वाला जो मतलब फलक है, उसका जो विद्युत क्षेत्र से एंगल कितना बन रहा है भाई, क्षेत्रफल सदिश जो इसके, जो अपना ये क्षेत्रफल है, सॉरी ये विद्युत क्षेत्र क्या है इस तरफ है, तो उसका जो पृष्ठ है वो, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये क्या है, ये अपना फलक है, और से जो ऊपर का विद्युत क्षेत्र कैसे जा रहा है, इस प्रकार से जा रहा है, और ये क्या है अपना फलक है, फलक क्या है इसके 90 डिग्री पर है। ऐसे ही देखो फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, और 5 और 6 वाले पर जो एंगल बन रहा है विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच एंगल जो बन रहा है वो क्या बन रहा है अपना 90 डिग्री का बन रहा है। जब 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो अपने पास जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, और ये कॉस 90 होगा कॉस 90, और ये कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है नहीं होती है। तो ये इनका जो मान है, जो कौन कौन से वाले,
एक तो फाइव वन, एक फाइव टू, और एक ये फाइव सिक्स नहीं लिखा आपने, फाइव सिक्स, हाँ, फाइव वन, फाइव टू एंड फाइव फाइव एंड फाइव सिक्स, इनके बीच क्या जो अपना कौन है एंगल, वो क्या बनना है, 90 डिग्री बनना है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये तो जीरो हो जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएंगे, ये तो जीरो हो जाएंगे। अब बचे हमारे पास क्या, तो फाइव टोटल अपना क्या होगा भाई, ये तो जीरो हो गई ना, तो अपने पास फाइव टोटल है, क्या होगा, अब हमारे पास क्या क्या बचा, फाइव फोर, सॉरी फाइव थ्री, फाइव थ्री एंड प्लस फाइव फोर। अब देखो फाइव थ्री ये वाला एंगल है अपना, जो लास्ट वाला एंगल है इसकी तरफ वाला ये एंगल है, और इससे ही विद्युत बल रेखा कैसे कैसे जा रही है, इस तरफ से जा रही है, तो इसी सेम सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो इनके बीच एंगल जो है वो कितना होगा, वो एंगल होगा 0 डिग्री। और जब हम इसके फॉर्मूला में ई ए कॉस जीरो रखेंगे, तो देखो, तो नेक्स्ट अपना स्टेप क्या होगा, ई ए कॉस फाइव थ्री के लिए एंगल कितना होगा 0 डिग्री, और देन अपन देखो देखो विद्युत जो बल है, विद्युत क्षेत्र है, इसकी दिशा क्या है, इस तरफ है, ठीक है। और तो इसके विपरीत मतलब वो क्या होगी, क्षेत्रों से दिशा क्या होगा, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में होगा, और अपोजिट साइड में होगा तो एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और 180 डिग्री जब एंगल होगा, तो देखो ई डॉट ए, सॉरी ई इंटू ए कॉस 180 डिग्री, और आप जानते हैं भाइयों जो कॉस 0 डिग्री एंड कॉस 180 डिग्री का मान क्या होता है, इसका मान होता है 1, और इसका मान क्या होता है -1। देन हम इसमें पुटअप करते हैं वो वैल्यू को, जैसे ये इसमें वैल्यू अपन रखते हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1, और इसका मान क्या हो जाएगा 1। देन फाइव टोटल क्या होगा अपना, लास्ट 0 क्या होगा 0, ठीक है, आया समझ में। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, हाँ देखो, ये है इस प्रकार से कोई डायग्राम दे रखा है, इसमें देख रखा है कि इस चकती है जो ये, इससे क्या निकल रहा है, विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, लेकिन देखो इसमें कुछ मिस्टेक है शायद मेरे हिसाब से, हाँ, इसका क्षेत्रफल नहीं दे रखा है, ये क्या है, पीडीएफ में देख, एक मिनट देखता हूँ, हाँ इसमें ये जो है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, इसमें दे रखा है भाइयों, जो ये है ना, इसका व्यास है 10 सेंटीमीटर है, इस जो शक्ति का जो व्यास है ना, ये वाला, तो ये क्या है 10 सेंटीमीटर है अपने पास, जो व्यास व्यास है या त्रिज्या है अपने पास, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है दोस्तों, ये क्या है आर, त्रिज्या इनको मान लेंगे। अब सिंपल सा क्वेश्चन, हमको क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है, और विद्युत फ्लक्स के पास, विद्युत फ्लक्स हम सीधे से निकाल सकते हैं, अपने पास फॉर्मूला है ही, देखो क्या फॉर्मूला है अपने पास, फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा टेन। देखो आगे ई का मान क्या है, ई का मान हमको दे रखा है 4 × 10⁻³ सॉरी 3 है ना, 3 इंटू क्षेत्रफल अपन निकाल लेंगे, क्षेत्रफल देखो क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान कितना होगा 3.14 इंटू, अगर हम इसमें सेंटीमीटर में इसको मीटर में बदलेंगे तो 0.1 क्या होगा 0.1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो इसमें मान रखते हैं अपन, इसमें मान रखेंगे 3.14 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर, और कॉस थीटा, और एंगल का मान अपने पास क्या है 60 डिग्री है, और एंगल देन एंगल कितना हो जाएगा 4 वन फोर सॉरी 3.14 इंटू
0.1 का होल स्क्वायर और कॉस 60 डिग्री कितना होगा 1/2 हाफ, और 2 से क्या जाएगा 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करो और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है ना, इस पर क्या बन जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, पर इसमें आप आई कैप जे कैप को देखकर मत घबराना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाइयों। देखो क्या है, क्या करते हैं इसमें, इसमें क्या है विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है और क्षेत्रफल का भी मान दे रखा है, का प्रश्न रखा हुआ है, निर्गत विद्युत फ्लक्स निकालना है। वही अपने पास फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है फाई का ई डॉट ये होता है, इसका अदिश गुणनफल करना है हमको, डॉट प्रोडक्ट। देखो अब क्या मान है, ई का मान क्या है 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप, डॉट किसके साथ करना है 0.2 जे कैप। ठीक है, अब देखो इसमें जो सेकंड जो इसका जो क्या दे रखा है क्षेत्रफल सदिश दे रखा है, उसमें आई कैप नहीं है, नहीं के कैप है। तो अगर हम इसमें क्या है, अगर इसको वैसे लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 आई कैप प्लस 0.2 जे कैप प्लस 0 के कैप। अब देखो गुणा करो, आई कैप का आई कैप से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 प्लस 10 जे कैप का 0.2 से, मतलब 0.10 का 0.2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई साहब 2 एंड प्लस 0, देन आंसर इज इक्वल टू 2। और विद्युत फ्लक्स की मात्रा अपने पास है ही क्या, हाँ विद्युत फ्लक्स का मान न्यूटन मीटर अपन को मीटर हो जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या है यूनिट लिख देना आप। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कुछ हो तो। हाँ इसका यूनिट लिख देना वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तो यार बाद में कराएंगे, अधिक बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, पहले एक नया टॉपिक अपने पास क्या है गाउस का नियम। हाँ गाउस का नियम है इसके बाद, लेकिन बीच में कुछ टॉपिक हमारे से रह गए हैं बल आघूर्ण वाले, और जो आर थीटा पर विद्युत क्षेत्र याद करना है, विद्युत इलेक्ट्रिक डायपोल से आर दूरी पर स्थित, मतलब आर थीटा स्थिति है उसकी, तो उस पर क्या विद्युत क्षेत्र याद करना है, उससे क्या अपन जो अक्ष और निरक्ष वाला है ना उसी से उसमें मान पुटअप करके निकाल सकते हैं उसको हम। जैसे ये चैप्टर थोड़ा लास्ट एंडिंग में होगा उसके बाद बता देंगे। पर आघूर्ण वाला एक टॉपिक थोड़ा सा रह गया है इसमें। हाँ चलो आपको एक बात बताता हूँ कि जब हम गाउस के नियम को जैसे करते हैं, ठीक है, गाउस के नियम को हम अपन करेंगे तो उसके पहले एक थोड़ा सा क्या होता है सतत आवेश वितरण होता है। क्या होता है सतत आवेश वितरण, वितरण कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना। देखो यदि कोई क्वांटित आवेश है, वितरित मतलब क्वांटित आवेश है, वितरित आवेश है ना, तो उसका हम जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इस प्रकार से उसका आवेश को बांटा जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि उनके मध्य जो दूरी है ना वो अत्यंत अल्प हो, बहुत छोटी हो, तो यह क्या होगा सतत आवेश वितरण होगा। मतलब पूरी समान रूप से आवेश का क्या होगा किसी बॉडी पर वितरण हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं कि यार भाई ये है, ये कोई बॉडी है, इस पर क्या आवेश का वितरण करना है, तो हमने जैसे कि ये देखा, अब ये क्या हुआ, ये तो रेखीय आवेश वितरण, क्योंकि ये रेखा पर किया गया है एक तरीके से। ठीक है, ये क्या हो गया रेखीय आवेश वितरण हो गया। और अपना सतत आवेश वितरण ऐसे क्या होता है तीन प्रकार का होता है, एक तो रेखीय आवेश वितरण,
पृष्ठ आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। मैं आपको उनमें से एक बता दूंगा और एक बताने के बाद सभी एक जैसे हो जाएंगे, मतलब एक तरह से इनका डेरिवेशन होगा। एक बता देता हूँ आपको, छोटा सा थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे हमने बोला भाई, अब इस पूरे अनंत आवेशित तार है ये, मतलब रेखीय आवेशित है, मतलब रेखीय है। तो हम कहेंगे इस पर आवेश का जो वितरण है, हम मान लेते हैं ये इसकी छोटा सा इसका एक भाग मान लें। जैसे हमने इसका छोटा सा भाग मान लिया, ये भाग मान लिया इसका। अब इस भाग से इस भाग पर आवेश कितना है, मतलब एकांक लंबाई पर आवेश क्या हो जाता है, एक अस्सी एकांक लंबाई पर आवेश का मान क्या होगा, रेखीय आवेश घनत्व। क्या बोलेंगे उसको, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। एकांक लंबाई पर आवेश के मान को क्या कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व बोलेंगे। इसको अपन किससे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं दोस्तों, लैम्बडा से इसको क्या करते हैं, डिनोट कर सकते हैं हम। देखो ये क्या है, लैम्बडा से इसको हम डिनोट करते हैं, लैम्बडा रेखीय आवेश घनत्व। एकांक लंबाई पर डी क्यू अपॉन डी एल, देखो क्या होगा, रेखीय आवेश घनत्व होगा हमारे पास, क्या होगा, रेखीय आवेश घनत्व। इसका जो लैम्बडा है, तो इसका इसका फॉर्मूला क्या, मतलब इसका जो मात्रक होगा क्या होगा, भाई फॉर्मूला सीधा लेकर रहा है, क्यू है, क्यू का आवेश मतलब क्यू आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो जस्ट जस्ट इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम अपॉन मीटर, क्या हो जाएगा इसका मात्रक हो जाएगा। अब यार देखते हैं कि रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा, ठीक है। उसी से अपन क्या है इसमें, ये कहाँ, ये हमको क्या कहाँ पर काम आएगा, अनुप्रयोग, जो गाउस का नियम है उसका अनुप्रयोग में काम आएगा, ठीक है भाई साहब। चलो देखो, इस देखो ये अपना क्या है, रेखीय आवेश। इस पर हम क्या देते हैं, इसको समान रूप से किस पर क्या कर देते हैं, आवेश का क्या कर देते हैं, वितरण कर देते हैं। ये हो जाएगा क्या, रेखीय आवेश वितरण। मैंने आपको डेफिनेशन बताया था ना, किसी क्वांटित आवेश को किसी बॉडी पर इस प्रकार से वितरित करना, डिस्ट्रीब्यूट करना कि उनके मध्य दूरी क्या हो, अत्यंत अल्प हो, तो उसका क्या कहेंगे, सतत आवेश वितरण कहेंगे। जैसे कि हमने ये लिया, ठीक है भाई साहब। अब देखते हैं हम भाई, इसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। हमने पहले भाई इसके सारे के हमको पता नहीं है इसकी लंबाई कितनी है, तो उसका कोई क्या मान लेंगे, एक छोटा सा भाग मान लेंगे। जैसे हमने ये भाग मान लिया, इसकी लंबाई हमने क्या मानी, इसकी लंबाई हमने मान ली dl, क्या मानी, इसकी लंबाई हमने क्या मान ली, dl मान ली। अब देखो dl मान ली, और अब क्या हमने क्या, हमारी हेडिंग क्या थी, मतलब हम क्या कह रहे थे कि इससे r दूरी पर स्थित कोई बिंदु, जैसे कि इससे ये हम क्या है, ये दूरी क्या मान ली r, इस पर कोई बिंदु हमें P मिल गया, इस पर क्या करना, हमको विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, विद्युत क्षेत्र देखना है। तो देखते हैं। और जब मैंने आपको पहले चैप्टर में बीच में बताया था कि जिस बिंदु पर हम कोई विद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं, तो उस पर क्या कल्पना करते हैं, एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट का क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, एक परीक्षण आवेश क्या है अपने पास, क्यू नॉट, ठीक है, क्यू नॉट हमने मान लिया। अब देखो जो ये अपना देखिए आवेश वितरण है, इसके लिए हम बिंदु P पर एक क्या है, परीक्षण आवेश क्यू नॉट की कल्पना कर लेते हैं, तथा संपूर्ण रेखीय आवेश वितरण को क्या कर लेंगे, समान लंबाई एवं समान आवेश अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। मतलब हमको जो ये रेखीय आवेश घनत्व है अपना, सॉरी रेखीय जो ये है, मतलब ये आवेश में इसकी लंबाई को छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर हुआ बना मान सकते हैं, इसको पूरे को टोटल को, ठीक है। अब चित्र में एक अल्पांश दिखाया गया है,
ये जो अल्पांश मैंने दिखाया है इसकी लंबाई क्या है, dl है, और उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर क्या करना है हमको, विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो देखो यदि इसमें हमने क्या बोला था, इसका रेखीय आवेश जो घनत्व लैम्बडा हो, तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होगा, आपको अभी लिखाया था dq क्या होगा अपॉन dl होगा, dq अपॉन dl होगा। और जब ये d यहाँ से जैसे हम इसका पक्षांतर करें, अपन इसका क्या मान निकालें, dq निकालें से हम, dq क्या हो जाएगा, लैम्बडा dl हो जाएगा। और इसको क्या कह देंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट बोल देंगे। ठीक है भाई साहब। अब dq आवेश के कारण जो अपना ये dq आवेश है, यहाँ पर क्या, जब हमने इसको अल्पांश माना तो अल्पांश में जो इसकी लंबाई क्या मानी, dl मानी, तो यहाँ पर जो आवेश है वो भी क्या होगा, dq होगा। अगर dq आवेश के कारण q नॉट पर जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना उत्पन्न होगा, भाई विद्युत क्षेत्र के मैंने क्या आपको परिभाषा बताई थी ना भाई, के क्यू अपन आर स्क्वायर जस्ट। तो मतलब मैंने बोला कि इस dq आवेश के कारण, देखो यहां लिखता हूं मैं आपके लिए, dq आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु, r दूरी पर p, p पर जो बिंदु है क्या है अपना, q नॉट आवेश है, q नॉट आवेश पर स्थिर वैद्युत बल क्या होगा। इसका फॉर्मूला हमको पता ही है, विद्युत स्थिर वैद्युत, सॉरी विद्युत क्षेत्र, हाँ स्थिर वैद्युत बल क्या देखते हैं, पहले स्थिर वैद्युत बल निकालेंगे, उसके बाद उसमें विद्युत क्षेत्र निकालेंगे उससे, के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर आपको बताया था। देखो क्या लिखते हैं, स्थिर वैद्युत बल जो अपने डी क्यू आवेश के कारण क्या होगा, स्थिर वैद्युत बल, तो इसको हम क्या कर लिख देंगे, अपन डी एफ लिख सकते हैं ना। तो के का मान क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। और क्यू वन क्या है अपने पास, डी क्यू, सॉरी कोई सा मान लो, क्यू थीटा, सॉरी क्यू नॉट और डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये किस दिशा में, आर कैप दिशा में, तो इसकी दिशा भी निकलेंगे अपने साथ साथ आर कैप। समीकरण नंबर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब देखो जो हमने अब इसका डी एफ यानी कि हमने स्थिर वैद्युत बल निकाल लिया है। अब भाई इसमें हमने जो पहला समीकरण दे रखा है इसमें क्या डी क्यू का मान हमने से निकाला है, इसमें अगर डी क्यू का मान हम जैसे ही पुटअप करते हैं तो डी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट यहाँ आ जाएगा, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड डी क्यू क्या था अपना, लैम्बडा डी एल था, लैम्बडा डी एल यहाँ पे लिखते हैं, लैम्बडा डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और किस दिशा में, आर कैप दिशा में। अब देखो ऊपर नीचे अंश व हर में क्या करेंगे हम, अंश व हर में क्या करेंगे, क्यू नॉट को क्या देंगे भाई, भाग दे देंगे, तो क्या लिखने जाएगा, विद्युत क्षेत्र निकल के नहीं आ जाएगा क्या, भाई विद्युत क्षेत्र का जो सूत्र होता है अपने क्या क्या होता है, स्थिर वैद्युत बल अपॉन क्यू नॉट होता है ना, क्या भूल गए, भूल तो नहीं गए कहीं, चलो रखते हैं, जैसे कि हम इसमें दोनों ऊपर नीचे क्या कर देंगे, क्यू नॉट का भाग लगा देंगे, तो हाँ क्यू नॉट का भाग लगाएंगे। देखो अब देखो क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू लैम्बडा डी एल अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है, डी क्यू नॉट कर जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डी ई हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। अब देखो ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट से क्यू नॉट कर गया, ये डी एल इधर आ जाएगा, डी एल यहाँ, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्बडा अपॉन आर, लैम्बडा अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, सॉरी क्या है, देखो आर स्क्वायर था ना, और जो दिशा है वो आर कैप चली रही है अपनी। हाँ अब ये क्या निकल गया, डीई,
क्या लेकर के आया गया, टीई, टीई निकल के आ गया। अब हमने क्या निकाला था, छोटे से एक भाग का क्या निकाला था, विद्युत क्षेत्र, मतलब इसके अल्पांश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P, और इस पर क्या आवेश कौन सा अपना Q नॉट है, जो काल्पनिक आवेश, उसके कारण क्या विद्युत, उस पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न जो हो रहा है उसको निकाल लिया। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें सारे का, तो टोटल मान लेकर के आ जाएगा, टोटल विद्युत क्षेत्र निकल के आएगा या नहीं आएगा, 1/4πε0। अपना ये डीई क्या है, 1/4πε0, और डीएल बाद में लिख ही रहा है आर कैप। अब देखो इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं भाई साहब, क्या करते हैं इसका इंटीग्रेशन। अगर हमको टोटल विद्युत क्षेत्र का मान याद करना है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखो, हाँ क्या कर देंगे, पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे किसका, डीई का। अब डीई का मान देखो, 1/, क्या है, 1/4πε0, 1/4πε0 लैम्बडा, लैम्बडा डीएल अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप, ये था ना। अब देखो जो अपनी ये 1/4πε0 क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, जो ये है 1/4πε इंटीग्रेशन करेंगे क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा क्या नहीं निकलेगा भाई, 1/4πε0 बाहर निकल जाएगा। आर स्क्वायर चल रहा था अपने पास, ये आर स्क्वायर जब चल रहा है तो क्या होगा, देखो यहाँ क्या हो जाएगा, लैम्बडा अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप डीएल। ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो हमारे पास आवेश वितरण का ये फॉर्मूला अपने पास आ जाता है, टोटल विद्युत क्षेत्र 1/4πε0। अब ये कहाँ से कहाँ तक है, मतलब एल, इसकी लंबाई हमको पता नहीं है तो इसको क्या लिख देंगे, एल लिख देंगे। और क्या आया था, लैम्बडा आर स्क्वायर किस दिशा में, आर कैप, और क्या डीएल। ठीक है भाई, ये निकल के आएगा सतत आवेश वितरण। और मैंने अब ये आपको पहला क्या करा दिया, रेखीय आवेश वितरण था, पहला क्या था, रेखीय आवेश वितरण। सेकंड क्या था, आयतन आवेश वितरण। और नेक्स्ट था पृष्ठ आवेश। वैसे आपको बता दूं एग्जाम की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अक्सर कर यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभार आ जाते हैं, मोस्ट है वैसे। ऐसे ही अगर हम इसको आयतन आवेश वितरण, वो आयतन आवेश वितरण को देखें और पृष्ठ आवेश वितरण को देखें तो सेम फॉर्मूला लेकर के आएगा। इसमें क्या है, उसमें जो हमने रेखीय आवेश घनत्व जो लैम्बडा माना था, उसको पृष्ठ आवेश वितरण में क्या मान लेंगे, सिग्मा मान लेंगे। पृष्ठ आवेश घनत्व मतलब एकांक क्षेत्रफल पर आवेश के मान को क्या कहेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व कहेंगे। और ऐसे ही एकांक एकांक क्षेत्रफल के एकांक क्षेत्रफल पर तो पृष्ठ आवेश घनत्व हो जाएगा, और एकांक आयतन पर आवेश के मान को क्या कहेंगे, आयतन आवेश घनत्व कह देंगे। ठीक है, वहां पर जैसे कि हमने जो निकाला था लैम्बडा निकाला था, ऐसे ही सिग्मा क्या है, ये क्या जाएगा, डी क्यू अपॉन डी ए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पृष्ठ आवेश घनत्व, और आयतन आवेश घनत्व क्या होगा, आयतन आवेश घनत्व को किससे डिनोट करते हैं, इसको क्या करेंगे, रो से।
डीवी अपॉन, सॉरी डी क्यू अपॉन डीवी हो गए है ना, डी क्यू अपॉन डीवी, एकांक आयतन पर आवेश का मान, और ये एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का मान। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व। और इसको क्या कहेंगे, आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, फॉर्मूला ऐसे निकल के आएंगे। इसकी जगह पे देखो क्या क्या चेंजेस होंगे इसमें बस, देखो क्या चेंजेस होंगे इसमें। इसमें तो ये था, मतलब इसमें क्या था, रेखीय आवेश घनत्व में क्या था, लंबाई थी, और अपने उसमें पृष्ठ आवेश, पृष्ठ आवेश घनत्व के लिए फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो तो सेम रहेगा। इसमें जो लिमिट थी ये क्या लंबाई में थी, ये लंबाई में ना होकर क्या क्या हो जाएगी, देखो ये क्षेत्रफल हो जाएगा, और यहाँ पर इसका रेखीय आवेश घनत्व की जगह क्या हो जाएगा, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। और वहीं यहाँ पर अगर नीचे देखें तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, आयतन V हो जाएगी, और इसका रो अपॉन R² DL, सॉरी R कैप, और DL हो जाएगा, सेम ऐसे ही होगा। अब देखो, अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है क्या है, गाउस का नियम है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से कहीं से क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आएगा ही, 101% क्वेश्चन आएगा यहाँ से। या तो आपसे रेखीय आवेश मतलब अनंत आवेश तार के कारण विद्युत क्षेत्र पूछ लेगा, या अचादर अचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र पूछ लेगा, प्लेट है अपनी उसके कारण, या किसी या वो गोले के कारण विद्युत क्षेत्र को पूछ लेगा, विद्युत क्षेत्रफल की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलो देखते हैं क्या, गाउस का नियम। अब इसको जो गाउस का नियम है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि किसी भी जो कोई नियम होता है उसको टू द पॉइंट लिखना पड़ता है। उसमें अगर हम अपनी तरफ से कोई तोड़ फोड़ करके निकलते हैं तो एग्जामिनर वहां से क्या कहता है, नंबर उड़ा देता है। तो इसको टू द पॉइंट लिखेंगे। टू द पॉइंट देखो क्या है कि गाउस के नियम के अनुसार कोई, जैसे हमने कोई, देखो कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ होता है इसमें, जैसे हमने देखा कि भाई हमारे पास ये एक बंद पृष्ठ है, और इसके अंतर्गत कुछ आवेश हैं, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ, गाउस के नियम के अनुसार किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश, ठीक है, कुल आवेश, और
क्या निर्वात की विद्युतशीलता के क्या अनुपात जो होता है वो क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है, जो मतलब इससे विद्युत फ्लक्स जो निर्गत होता है किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान इसमें परिबद्ध कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। ये होता है इसका गाउस का नियम। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसका सूत्र लिखते हैं। जो फ्लक्स होगा अपना काल्पनिक बंद पृष्ठ, काल्पनिक बंद पृष्ठ का फ्लक्स क्या होगा, समेसन जो काल्पनिक बंद पृष्ठ है उसमें कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता ये क्या होगा, बराबर होगा। ये क्या होगा अपना गाउस का नियम। ठीक है, अब देखो इसमें यदि हम ऊपर नीचे क्या करते हैं 4 पाई से गुणा कर दें, मल्टीप्लाई बाई 4 पाई, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। ठीक है, और इंटू क्या 4 पाई। ठीक है, तो ऐसे क्या अगर एक नया सूत्र हम निकाल लें तो नया सूत्र इससे क्या निकलेगा आएगा भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा के और पाई इंटू क्या समेसन क्यू। ये इसका नया सूत्र निकल का सकता है। हाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, इसको इससे लिख दो एक थोड़ा सूटेबल होगा बोलने में, 4 पाई के इंटू समेसन क्यू नॉट। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इससे स्टेटमेंट क्या निकाल सकते हैं अपन, स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित कुल आवेश तथा 4 पाई के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। अब मैं आपको यह कहूं कि भाई जैसे कि जैसे मैं आपसे कहूं कि यहाँ प्लस क्यू आवेश, इसमें प्लस क्यू आवेश, इसमें भी प्लस क्यू आवेश और इसमें भी प्लस क्यू आवेश। इसकी जो त्रिज्या है यह 1 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या क्या है 2 सेंटीमीटर है। अब मैं बोलूँ कि इन जो ये बॉडी दी है मैंने इनसे निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, तो ऐसा थोड़ी होगा कि इनसे निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान अलग अलग होगा। इससे भी सभी से क्या होगा विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि किसी गाउस के नियम के अनुसार किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ काल्पनिक बंद पृष्ठ निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान किसी बॉडी के आकार साइज पर निर्भर नहीं करता है,
चाहे यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि जैसे ये आवेश यहाँ पर है, या इस आवेश को यहाँ देखते, मतलब ये जो काल्पनिक बंद पृष्ठ है उसमें कहीं भी आवेश हो सकता है, तो उसमें जो कुल आवेश होता है उसके कारण निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान निकालना पड़ता है। मतलब जो गाउस के नियम के अनुसार उसके कुल आवेश, उसमें जो कुल आवेश जितना भी है उसका और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या निकल के आएगा, विद्युत फ्लक्स निकल के आएगा। ठीक है भाई। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, उसको देखो एक बार। जैसे मैं बोलूं आपसे कि एक इस प्रकार से बंद पृष्ठ है, इस प्रकार से कोई बंद पृष्ठ है और इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस क्यू से माइनस क्यू उपस्थित है, तो इसमें जो विद्युत फ्लक्स होगा कितना होगा, जल्दी से करो। देखो हमारा स्टेटमेंट क्या था, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित कुल आवेश। अब देखो अब देखो कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मैं आपसे पूछूंगा इलेक्ट्रिक डाइपोल पर उसका कुल आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर कुल आवेश का मान कितना होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक प्लस होता है एक माइनस होगा, जितना ही आवेश प्लस धनात्मक होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो क्या होगा उस पर कुल आवेश कितना होगा, जीरो हो जाएगा। तो इसके कारण हम अगर निकालें तो प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। होगा या नहीं होगा, काफी बार ये क्वेश्चन आया गया है, ये काफी बार क्वेश्चन यहां से पुटअप किया गया है। ठीक है, यदि मैं आपसे बोलता हूं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हम्म, तो अब अगर मैं यदि बोलूं इस जो ये आकृति बनी हुई है, जो ये बंद पृष्ठ बना हुआ है, ये मतलब कि यदि किसी घन, ये घन है ना, ये क्या है, एक घन है क्यूब। अब मैं कहूं कि इसमें कोई एक आवेश है, जैसे कि यहाँ पर कह देता हूँ, हाँ, एक आवेश, आवेश यहाँ पर रखा हुआ है, इसके अंदर क्या है, एक आवेश रखा हुआ है। तो उससे निर्गत कुल फ्लक्स का तथा प्रत्येक फ्लक्स से फ्लक्स की गणना क्या होगी, मतलब फ्लक्स की गणना किया जाता है इसके प्रत्येक फ्लक्स से, तो क्या निकलेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, इसको करो। क्या होगा देखो, जो अपना क्या होगा, विद्युत फ्लक्स का मान बताऊं, सिंपल स्टेटमेंट याद रखो और करो। कुल काल्पनिक बंद पृष्ठ है, घन से, टोटल घन से क्या निकलेगा, उसमें कुल मतलब समेशन क्यू, इसमें परिबद्ध आवेश और एप्सिलॉन नॉट का अनुपात, तो इसमें कुल आवेश कितना है, क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। अगर अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके प्रत्येक फ्लक्स से विद्युत फ्लक्स कितना निकलेगा। अब देखो इसमें कितने फलक हैं, इसमें फलक हैं, देखो एक तो ये हो गया, एक ये, एक ये ये, और ये बाहर वाला 5, और ये क्या भीतर वाला 6। तो घन में फलक कितने होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं, 6 फलक होते हैं, और क्या होते हैं 12 किनारे। इसमें क्या होते हैं,
8 शीर्ष, 6 फलक, और क्या 12 क्या होते हैं किनारे। अब देखो पूरे क्यू के कारण कितना फ्लक्स निकल के आ रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो 6 फलक के कारण कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक फलक के कारण कितना होगा, डिवाइड बाई 6, देन क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया इसका आंसर। अगर अगर मैं इससे अब इसमें क्या पूछ लूं, इसमें ये पूछूं कि इसके किनारों से और इसके शीर्षों से कितना फ्लक्स निकलेगा, बताओ। कितने शीर्ष होते हैं, कितने किनारे होते हैं क्यूब में, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो है ही अपने पास, है ना। किनारे कितने होते हैं, 8 से 6 प्लस 12 किनारे होते हैं, तो एक किनारे से कितना लेकर के आएगा, क्यू अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट। और जैसे ऐसे शीर्षों से कितना होगा, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो यदि मैं कहूं कि एक किसी वर्गाकार सतह, प्रश्न लिखो आप पहले, किसी वर्गाकार सतह से a/2 दूरी पर स्थित किसी आवेश के कारण निर्गत फ्लक्स क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है ये। अब देखो ये बोल रहा है कि हमारे पास जैसे ये पृष्ठ है, इससे a/2 दूरी पर कोई आवेश रखा हुआ है यहाँ, तो इसके कारण निर्गत फ्लक्स का मान क्या होगा, विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। तो जैसे हमने इसके गाउस के नियम में क्या पढ़ा, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ, ठीक है, तो ये बंद पृष्ठ तो है नहीं, तो इसको क्या करने पड़ेगा, पहले काल्पनिक गाउसीय गाउसीय पृष्ठ बनाना पड़ेगा इसके चारों ओर। और गाउसीय पृष्ठ जब बनाएंगे तो इसके लिए हमको एक तो फलक अपने पास है ही, तो 5 फलकों की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी ना, होगी नहीं। तो इसका क्या करेंगे, घन, इसके ऊपर इसको क्या बना देंगे, घन, इसके जैसा बना देंगे इसको। ठीक है, अब देखो
देखो, हमने इसको क्या कर दिया, परिबद्ध कर दिया। इसको क्या करना पड़ता, हमको परिबद्ध करना था, तो ये परिबद्ध कर दिया। अब जैसे यहां से क्या, यहां से देखो, अब यहां से क्या, यहाँ पर कोई आवेश है Q, प्रश्न के अनुसार इसकी दूरी कितनी है, a/2 है, दूरी से हमको कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे भी ये परिबद्ध हो गया। अब ये जो परिबद्ध हुआ, तो अब सीधा फॉर्मूला लगाओ और आंसर हो जाएगा अपना। क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन Q अपॉन क्या होता है, फैस एप्सिलॉन नॉट, समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देन देखो, अब इसमें कितना आवेश है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये कह रहा है कि भाई इसमें अब ये पूरे घन से जो परिबद्ध जो अपना बॉडी है, इससे निर्गत फ्लक्स का मान निकल के आया। लेकिन वो तो क्या बोल रहा था, उस पृष्ठ से जिससे वो दूरी पर है, तो क्या अगर एक फलक से निकालेंगे, तो एक फलक का मान, एक फलक से क्या निकलेगा, भाई फलक कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं ना, तो 6 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया इसका आंसर। काफी बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में, 1-2 नंबर में काफी बार पुटअप कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि मैं कहूं, देखो ये कोई बेलन है, यदि यहाँ पर कोई आवेश Q है, क्या है, Q आवेश रखा हुआ है, तो इसके कारण विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है हमको। अब उसको कैसे करेंगे, ये भी, अब भाई ये बाहर है, ये परिबद्ध थोड़ी है आवेश, तो इसको भी परिबद्ध करना पड़ेगा। जब हम इसको परिबद्ध करेंगे, तो इसको ऊपर और क्या बना देंगे, एक और, इसको जैसे परिबद्ध करेंगे हम, तो इसको परिबद्ध करने के लिए एक और बेलन बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्या हो गया है, परिबद्ध हो गया अपना आवेश। अब निकाल लो, हम निकाल सकते हैं अपन, फाई ई इज इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कुल परिबद्ध आवेश कितना अपने पास, Q एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। तो लेकिन क्या है, अब इस जो पहले बेलन था, उसके कारण निर्गत फ्लक्स कितना होगा भाई, इसको परिबद्ध करने में हमको कितने बेलन लगे, 2 बेलन लगे ना, 2 बेलन लगे, तो 2 बेलन, तो इस अकेले बेलन के कारण निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व। ऐसे ही पूछ सकता है कि यदि कोई इस प्रकार से कोई आधा गोला रखा हुआ है, उसके कारण यहाँ पर Q आवेश है, तो क्या करेंगे, एक और गोला बना लेंगे, और इसके कारण में क्या होगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ऐसे काफी बार क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से, और ऐसे काफी सारे क्वेश्चन है, कराएंगे बाद में। देखो अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, गाउस के नियम का सत्यापन।
वेरिफिकेशन ऑफ गाउसेस लॉ। अब देखो तुम, देखो भाई, हमने एक काल्पनिक बंद पृष्ठ लिया, ये हमने क्या ले लिया, एक बंद पृष्ठ लिया, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर कोई आवेश Q उपस्थित है, इसके सेंटर में क्या है, कोई आवेश हमने देख लिया Q, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, R हो गई अपनी। किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ है, ठीक है। इसकी त्रिज्या क्या है, R है। त्रिज्या क्या है इसकी, R है। यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, एक अल्पांश मान लेते हैं। क्या मानते हैं, एक अल्पांश मानते हैं। उस अल्पांश के, आप देखो, ये जो ये क्षेत्रफल सदिश होगा, इसका क्षेत्रफल सदिश देखो, तो ये क्षेत्रफल सदिश होगा DA, इसकी भी दिशा कितनी है, इसकी तरफ है। और यहीं जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसकी दिशा भी क्या है, इसी तरफ है, ठीक है। मतलब इनके बीच जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री। अब देखो, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई, फाई का मान क्या होगा, ई डॉट ए होता है। और जब ये हमारे पास अल्पांश है तो क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस होगा। क्या विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या है भाई। अब और सुनो, इसमें अपन ना टोटल निकालेंगे, जैसे टोटल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बंद समाकलन। भाई समाकलन करेंगे जब तो इसका पूरा मान आ जाएगा ना। अब इसको हम एस की जगह ए भी लिख सकते हैं, ये नहीं दो भाई। अब देखो बंद समाकलन, आगे खोलेंगे, ई डॉट डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, पहले इसमें वेक्टर हट जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, बंद समाकलन ई डी ए कॉस थीटा। अब देखो, इसमें मैंने बताया इसका मतलब, इसका इनके बीच क्या है, जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री है। तो जैसे कॉस, बंद समाकलन ई डी ए कॉस जीरो का मान कितना हो रहा है, होता है भाई इनके, जब क्या होगा, कॉस जीरो का मान कितना होगा, 1 होगा। क्या हो जाएगा, ईडी हो जाएगा, ठीक है। तो फाई का मान कितना निकल के आया यहाँ से। अब देखो इसको जो बंद समाकलन के बाहर ये जो है ये, इसको ई को क्या निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे ना, ई को मान निकाल लेंगे तो बंद समाकलन डी ए। और जब देखो इसका क्षेत्रफल, जो अल्पांश का क्षेत्रफल था जो अपने पास, इस अल्पांश के क्षेत्रफल का अगर हम इंटीग्रेशन करें, इसका समाकलन करें, तो पूरे जो अपना जो बंद पृष्ठ है उसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। जब क्षेत्रफल इसका आएगा तो क्या लिख देंगे इसको, अब इसको गोल, सॉरी, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। होगा या नहीं होगा भाई, ठीक है, गोला लिया था हमने, है ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होगा इसका, होगा इसका 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाइव ई कितना आ गया, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको क्या देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसको क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। अब देखो हमने क्या निकाल लिया, पहले थे विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से निकाल लिया। अब क्या देखेंगे,
विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से निकाला ना हमने। हाँ सही है। अब देखो। हम्म। क्या करते हैं। हाँ थोड़ा सा नेक डिस्टरबेंस हुआ है, एक गले में खराश। देखो। हाँ कहाँ तक पहुंच गए थे हम। हाँ 5e बराबर क्या आ गया, 4e × 4 पाई r² आ गया, ठीक है। अब देखो e का मान क्या होता है, अपने पास e क्या होती है, के क्यू अपॉन r², 1/4 पाई क्यू अपॉन r² हो जाता है। तो इसमें यहाँ से मान इसका क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। देखो ई की जगह रखना आपने 1/4 पाई, 1/4 पाई और क्यू, क्यू 1/4 पाई और नेक्स्ट इसमें मान रखा क्या, 4 पाई और r² से r² कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 पाई से 4 पाई। अब देखो क्या बचा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या ऐसा ही आ रहा है क्या, गाउस के नियम से जो फ्लक्स कितना आया था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया ना भाई। हेंस क्या हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, ये अपना गाउस के नियम का क्या हो गया, सत्यापन हो गया। अब देख तो, अब देखो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आने वाला है। हाँ देखो भाई, गाउस के नियम के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, आवेशित तार के कारण। अनंत आवेशित तार है हमारे पास, उस अनंत आवेशित तार के कारण किस, उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर क्या देखते हैं, विद्युत क्षेत्र की हमको क्या करनी है, गणना करनी है। इसको हम दो, इसको हम दो उसमें करेंगे। पहले इसमें क्या करते हैं, पहले तो भाई इसमें हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा, क्या करते हैं, देखते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा देखते हैं। देखो देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा, इसके लिए हम डायग्राम बनाते हैं पहले।
देखो हाँ, ये कोई अनंत आवेशित तार है इस पर आवेश का वितरण सतत आवेश वितरण है। इसका जो सेंटर पॉइंट है, इसका ये हमने क्या मान लिया, सेंटर पॉइंट मान लिया। और इससे r दूरी पे कोई विस्तृत बिंदु कौन सा है, बिंदु मान लिया हमने P। ठीक है भाई साहब। और देखो, जब भाई अब वो अनंत आवेशित तार है, इसी कारण हमको इसकी लंबाई तो पता नहीं है कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है। भाई टोटल लंबाई हमको इसका पता नहीं है, तो क्या करेंगे हम इसमें इसको हम छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर लेंगे और एक अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना कर लेंगे। उसके बाद क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। दैट्स मीन इसका पूरा क्या निकल जाएगा, विद्युत क्षेत्र निकल के आ जाएगा। ठीक है, देख तो। और देखो हाँ, अब मैं बोलूं, इससे पहले क्या करेंगे, हम इसको विद्युत अनंत आवेशित तार को छोटे छोटे अल्पांशों में क्या कर देंगे, विभाजित कर देंगे जैसे कि। और इसको मतलब समान दूरी पर जो इसका सेंटर पॉइंट है, इससे समान दूरी पर बिंदु के क्या देख लेंगे हम। जैसे हमने बिंदु देखा भाई, यहाँ पर कोई बिंदु है, देखिए ये बिंदु हमने दो बिंदु मान लिए, ये इसका मान, इसको इसको कह दिया हमने A2 और इसको कह दिया हमने क्या, A1 बिंदु। कौन कौन से आप, A1 सॉरी A1, तो ये हमने अल्पांश, ये ओ कहाँ मान लेंगे ओ। हमने इसको बांट दिया छोटे छोटे अल्पांशों में, A1 0, A1 O और A2 O में बांट दिया। और देखो इसका जो, हाँ, लैम्डा DL, तो रेखीय आवेश अनंत कितना है, लैम्डा है। और क्यों जो तो इस पर इस आवेश के कारण क्या होगा, जो आवेश होगा क्या होगा भाई, मैंने बताया था ना पहले आपको, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, dq अपॉन dl। तो dl dq आवेश के कारण क्या हो जाएगा, dq आवेश के कारण इस पर विद्युत लैम्डा dl हो जाएगा ना। तो आवेश इस पर क्या होगा, लैम्डा dl होगा। ठीक है भाई, ठीक है ना। अब देखो, इस A1 और इसके P के बीच की दूरी समान है, वहीं A2 और P के बीच की क्या है, दूरी समान है। तो इसी कारण जो इस पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो किस तरह से होगा, देखो। देखो ये DE और ये भी। अब देखो भाई कि जो A1 है अपना, A1 और A2, A1 0 और A2 0 जो अल्पांश है, उनके कारण उनसे दूरी जो अपना बिंदु P है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, उसकी दूरी क्या है, समान है भाई। A1P और A2P का क्या मान, क्या समान है। और अपने पास विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर। भाई आवेश भी समान और उनके मध्य के बीच की दूरी भी समान, तो जो इसके कारण मतलब ऊपर वाले जो अल्पांश है A1 0, उसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान का परिमाण एवं A2 0 वाले अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, समान होगा। लेकिन दिशा क्या है, इसकी दिशा क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। तो हमको क्या है, परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए क्या है, इसको विद्युत रेखीय आवेश मतलब अनंत आवेश तार के समांतर तथा लंबवत इस घटकों में इसको क्या करना पड़ेगा, विभाजित करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करेंगे इसको। अब देखो भाई, हमने बोला भाई, देखो इसके इससे इसकी दूरी समान, इससे इसकी दूरी समान, तो इस अल्पांश के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण और इस अल्पांश के कारण
इस यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, समान होगा। भाई समान, जब परिमाण समान है और दिशा क्या क्या है, विपरीत है, तो उस पर क्या हमको परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना पड़ेगा ना। और परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए इसको क्या करेंगे, इनको जो अनंत आवेश तार के समांतर और तथा लंबवत घटकों में क्या करेंगे, इसको विभाजित करेंगे। क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। अब देखो भाई, अपना ये कोण क्या है, एंगल समान, ये ये कोण भी क्या है, समान है। तो देखो E1 cos थीटा एंगल की दिशा में क्या होगा भाई, एंगल की दिशा में क्या होगा, डी cos थीटा हो जाएगा। एंगल की दिशा में cos थीटा का मान लिखा जाता है, और एंगल के विपरीत दिशा में क्या लिखा जाता है, साइन। तो देखो इसके कारण इस दिशा में जो लगेगा क्या हो जाएगा, डी cos थीटा और डी cos थीटा। वहीं जब हम इस तरफ देखते हैं, किस तरफ, इस तरफ देखो क्या होगा, डी साइन थीटा, और ऐसे ही नीचे की तरफ क्या होगा, डी साइन थीटा। सिंपल होगा या नहीं होगा भाई। अब देखो इन दोनों को, जो डी साइन थीटा ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है, इनका क्या परिमाण समान है और दिशा क्या है, विपरीत है। तो ये तो अपने एक दूसरे को क्या है, प्रभाव को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो दिशा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा, कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या, विद्युत क्षेत्र क्या होगा भाई, कुल विद्युत क्षेत्र अपना क्या होगा, डी cos थीटा प्लस डी cos थीटा हो जाएगा। जब डी cos थीटा डी cos थीटा हो जाएगा, मतलब इसका देखो P पर विद्युत क्षेत्र ई टोटल क्या होगा, डी cos थीटा प्लस डी cos थीटा होगा। अब देखो ये क्या है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, रेखीय जो अनंत आवेश तार के कुल को क्या होगी, लंबवत। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी भाई, लंबवत होगी ना, इस तरफ होगी। स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र मतलब अनंत आवेश तार के कारण किसी बिंदु r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी, तो उसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, अनंत आवेश तार की बिल्कुल क्या होगी, लंबवत होगी। ठीक है, ये तो हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट क्लियर होता है। हम नेक्स्ट इसको देखते हैं क्या, आवेश को परिबद्ध करते हैं और क्या निकालते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं भाई इसका। ठीक है भाई, देखते हो, देखो तो आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की अब क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें अपना क्या है, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना। देखो विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं, डायग्राम बनाते हैं।
ये कोई अनंत आवेश तार है पहले की तरह ही। ये अनंत आवेश तार लिया हमने, इसको पहले क्या कहते हैं, हमको परिबद्ध करना है। तो एक क्या क्या गाउसीय पृष्ठ की क्या करते हैं, परिकल्पना करते हैं। गाउसीय पृष्ठ लेते हैं एक, ये क्या हुआ, इसका क्षेत्रफल सदिश होगा S1, इसको S2 रख देंगे, ये इसका हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश, और ये क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, देखो। हम्म इसका ये क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा DS, ये लगा लो, इस प्रकार से लंबवत होगा, और इसका क्षेत्र ये हो जाएगा, और इसका क्या देखो, इसकी तरफ ही DA होगा, और DE भी इसी तरफ होगा, लंबवत होगा, बाहर निकलता हुआ प्रतीत होगा। और ये कौन सा हो गया अपना पृष्ठ, S3 हो गया, और S1 ऊपर वाला हो गया, S2 नीचे वाला, और बीच वाला क्या हो गया, S3 हो गया। और ये क्या हो गया अपना अनंत आवेशित तार हो गया। ये क्या है, अनंत आवेशित तार। अब देखो डेरिवेशन करते हैं अपन, तैयार है मसाला तो। बेलनाकार प्रश्न, हाँ इसके लिए जो गाउसी पृष्ठ है वो क्या है, बेलनाकार प्रश्न लिया, मतलब कोई भी हमको जैसे उस पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है गाउसी पृष्ठ के कारण, तो उसको परिबद्ध करना है। पहले परिबद्ध करने के लिए हमको क्या ले लिया, इसको बेलनाकार गाउसी पृष्ठ का गणना मतलब कल्पना कर ली, ठीक है। अब देखो गाउस के नियम से पहले हम क्या करेंगे, गाउस के नियम से क्या लगाएंगे, विद्युत फ्लक्स के मान लगाएंगे। गाउस का नियम से क्या है, देखो गाउस के नियम से जो विद्युत फ्लक्स है, गाउस के नियम से समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे ये समेशन Q है, समेशन Q क्या है, कुल परिबद्ध आवेश है, ये क्या है, कुल परिबद्ध आवेश। अब इसमें आवेश का हमारे टोटल इसकी लंबाई पता नहीं है, तो इसकी लंबाई हमको पता नहीं है, तो इस पर आवेश क्या लेंगे, डी क्यों लेंगे ना अपन। और एकांक आवेश जब मैंने पहले आपको बताया था कि जो अनुप्रयोग है उसमें रेखीय आवेश घनत्व का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर देखो जो Q है अपना, इसका हमने टोटल Q का मान तो पता नहीं है, क्योंकि इसकी जब हमने लंबाई नहीं पता, तो एक अल्पांशों में इसको विभाजित इसलिए तो किया अपन ने, जब अल्पांशों में विभाजित किया तो उनका इसका मतलब
एग्जैक्ट इसकी आवेश का मान सब पता नहीं है, तो रेखीय आवेश घनत्व से क्या करेंगे, इसका आवेश का घनत्व हम घनत्व लिखेंगे। तो रेखीय आवेश घनत्व से क्या होगा, फाई इज इक्वल टू लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या लिख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखो, हाँ, अब विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से पहले इसमें करना क्या था, अनुप्रयोग में पहले एक तो विद्युत फ्लक्स से निकाल लो, मतलब विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से निकाल लो विद्युत क्षेत्र मतलब फ्लक्स, ठीक है। और क्या दूसरी तरफ उसे मतलब गाउसी निकाल लो और उसको क्या कर दो, बराबर कर दो, बस उससे निकल के आ जाएगा अपना क्या फॉर्मूला। अब देखो, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा में क्या है, जो फ्लक्स का मान क्या होता है, उसका सूत्र होता है अपने पास ईडी। ईडी मतलब ईडी का अदिश गुणनफल, ई विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल होगा ना, तो फाई ई। तो बंद, अब देखो इसमें जो मतलब ये ईडी है ये क्या हमको काल्पनिक बंद प्रश्न में परिबद्ध है, तो इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, हमें बंद समाकलन टोटल लगाना पड़ेगा। तो फाई ई के क्या आएगा, देखो फाई ई इज इक्वल टू बंद समाकलन ई डॉट डी ए। समझ में आया कुछ, ठीक है। अब देखो हमारे पास कुल कितने प्रश्न हैं, एक तो ये ऊपर वाला रह गया, ये वाला, और ये और ये, तो इसके लिए इसको हम तोड़ लेंगे। तो फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा, बंद समाकलन फर्स्ट के लिए क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा प्लस बंद समाकलन टू पृष्ठ के लिए मतलब दूसरे जो उसका वो है ई डी ए कॉस थीटा प्लस, और देखो फर्स्ट के लिए क्या है, फर्स्ट के लिए भाई क्षेत्रफल से ऊपर की तरफ है और विद्युत क्षेत्र इसकी तरफ है, तो इनके बीच एंगल कितना बनना है, 90 डिग्री का बनना है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, फाई ई इज इक्वल टू, हाँ ये वन के लिए ई डी ए कॉस 90 डिग्री। ऐसे ही इस वाले बीच वाले क्या क्या बनना है, भाई एक ही दिशा में विद्युत क्षेत्र है और एक ही दिशा में क्या है क्षेत्रफल सदिश है, तो क्या बनेगा फाई टू ई डी ए कॉस 0 डिग्री, और वहीं फाई थ्री के लिए क्या बनेगा ई डी ए कॉस 90। अब देखो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 अपने पास क्या होगा 0, तो क्या हो जाएगा फाई वन मतलब इस पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा 0, और यहाँ ऐसे ही इस पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा 0। अपने पास बचेगा क्या, दिखाई दे रहा है क्या, हाँ आसानी से दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फाई इज इक्वल टू, भाई ये तो कैंसिल आउट हो गए, ये कैंसिल आउट हो गया लास्ट का, अपने पास क्या बचा फाई टू ई डी ए कॉस 0 डिग्री का मान कितना होगा, भाई एक हो जाएगा, तो ये हाँ बंद समाकलन तो लगा रखा है ना मैंने, हाँ ई डी हो जाएगा। अब देखो 0 0, हाँ दूसरे पृष्ठ के लिए ये ठीक है। अब देखो फाई ई इज इक्वल टू, इसको बाहर निकाल लेंगे क्या, ई डी ए, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अब देखो ये वाला जो भाई ऊपर का निकल गया, ऊपर नीचे का निकल गया, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई RL, ठीक है, होगा ना 2 पाई RL होगा। अब देखो क्योंकि ये क्यों बेलन की लंबाई जो बीच का वक्र पृष्ठीय बेलन का क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का क्षेत्रफल होगा 2 पाई RL, होगा ना। तो ये कहने करके क्या है समीकरण नंबर 2। अब देखो हमने पहले समीकरण निकाली थी,
हाँ देखो, समीकरण नंबर 1/2 से, समीकरण 1 में देखो, हमने समीकरण फर्स्ट निकाला था, कहाँ गया, हाँ यहीं पे है देखो, ये रहा। समीकरण नंबर फर्स्ट में क्या लिखा था, जो फाई ई, भाई फाई ई का मान ये लिख रहा है, फाई ई का मान लिख रहा है, क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। ये तो विद्युत फ्लक्स की विद्युत फ्लक्स की किससे, परिभाषा से निकला, हम निकाला हमने फाई का मान, और एक क्या गाउस के नियम से निकाला, इनको क्या कर देंगे टोटल, मतलब इसका तुलना करेंगे, तुलना करेंगे तो क्या, लैम्बडा डी एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। हाँ देखो, इनकी समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 की क्या करेंगे हम, कल तुलना करेंगे। तो देखो अब यहाँ पे, हाँ एल से क्या हो गया, एल कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो एल से क्या हो गया, एल कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा, जो हाँ, अब देखो इसका पक्षांतरण कर देंगे, पक्षांतरण करेंगे तो क्या बचेगा, लैम्बडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ये बचेगा। भाई देखो ई इसको नीचे ले गई, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे बच गया, और आर नीचे चले गया, लैम्बडा क्या गया ऊपर हो गया। अब देखो जो ये है, सॉरी, जो मतलब देखो वन अप, ये क्या गया, ई का मान कितना गया, लैम्बडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसको ऊपर नीचे क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। भाई जब समान संख्या से अंश हमें क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या करेंगे, अब देखो तो क्या हुआ, 2 लैम्बडा अपॉन नीचे क्या गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, क्या होता है, स्थिर वैद्युत नियतांक जैसे हम बोलते हैं। तो क्या आ जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा भाई, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या, के 2 के लैम्बडा अपॉन क्या आ जाएगा आर। तो ये क्या गया अपना, किसी अनंत आवेशित तार के कारण आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की गणना हमने की, तो क्या सूत्र निकल के आया अपने पास, 2 के लैम्बडा अपॉन आर, क्या निकल के आया, 2 के लैम्बडा अपॉन आर। क्या निकल के आया भाई साहब, विद्युत क्षेत्र 2 के लैम्बडा अपॉन आर, ये निकल के आया। ठीक है भाई। अब देखो इसमें काफी बार क्या है, ग्राफ भी पूछ लेता है। अब ग्राफ तो सिंपल है यार, हम तो मतलब बहुत, ग्राफ बनाओ। अब ई आर ग्राफ, जैसे कि हम ग्राफ बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स विद्युत क्षेत्र, आर विद्युत क्षेत्र 1/r। अब देखो जब ये आर के साथ हमने फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला क्या था अपना, E इज इक्वल टू
2k लैम्बडा अपॉन r था। अब देखो जो सीधा फॉर्मूला से दिखाई दे रहा है कि जो E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r है ना। यहाँ पर क्या, अब जब हम r के साथ इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसे निकल के आएगा भाइयों? ग्राफ कैसे निकल के आएगा? ग्राफ ऐसे आएगा, चरघातांकी है। कैसा आएगा? चरघातांकी है। और यदि कह दे कि 1 अपॉन r के साथ ग्राफ बनाइए तो क्या होगा? सीधी स्ट्रेट लाइन आएगी बिल्कुल। भाई जब 1 अपॉन r का मान बढ़ेगा तो इस प्रकार से आएगा। ये वो इसके ग्राफ, ठीक है। इससे क्या स्पष्ट होता है ग्राफों से कि अनंत आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान उस बिंदु की तार से लंबवत दूरी के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है भाई। तो आज हमने क्या कर लिया? अनंत आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात किया, विद्युत क्षेत्र का मान देख लिया। तो नेक्स्ट अपन इसका सेकंड जो अनुप्रयोग क्या क्या पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय। फिर मिलेंगे आपको एक अच्छी नॉलेजेबल वीडियो के साथ और अच्छी तरह से समझाएंगे आपको। धन्यवाद।